A very good morning dear students. How are you बेटा? I hope आप अपनी पढ़ाई से भी कर रहे हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक रेगुलर. बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड सेल ऑर्गेनेली दैट इज वैक्यूल. लास्ट लेक्चर में हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा था. आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके क्या फंक्शन है, क्या रोल है उसका इन सेल. समझ में आ रही बात? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. ठीक है, अगर मैं बात करूं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसकी हिस्ट्री से. अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? सो दैट वाज ऑब्जर्व बाय कोलिकर. कोलिकर ने 1880 में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था. कहां पर? इन द स्ट्राइप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट की जो मसल्स हैं, जो स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, उनमें सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, दैट वाज ऑल्टमन. ऑल्टमन ने क्या कहा? ऑल्टमन ने इनको बायोब्लास्ट टर्म दी थी. ऑल्टमन ने इनको क्या कहा माइटोकॉन्ड्रिया को? दैट वाज बायोब्लास्ट. ठीक है, तो मेनली आपके दो साइंटिस्ट हैं, फ्लेमिंग. फ्लेमिंग ने भी और ऑल्टमन, दोनों ने ही तो मेन जो इसकी डिस्कवरी है, मेन जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, तो क्रेडिट किसको जाता है बेटा? फ्लेमिंग और ऑल्टमन को जाता है, दोनों की इस माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के लिए. ठीक है, लेकिन जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट वाज गिवन बाय, वो किसने दी थी बेटा? सी बेंडा. कार्ल बेंडा साइंटिस्ट थे. तो मेन जो हमारे टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट वाज गिवन बाय सी बेंडा. ठीक है, ये तो कुछ बात हो गई बेटा उसके क्या कहते हैं उसके हिस्ट्री की. अगर मैं उसकी साइज की बात करूं, जो साइज होता है बेटा, साइज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज अराउंड, अगर मैं डायमीटर की बात करती हूं, देन इट इज अराउंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. जो डायमीटर है उसका क्या होता है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. तो एवरेज हम 0.5 लेके चलते हैं. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं लेंथ की, लेंथ जो है इसकी, इट इज अराउंड 1 to 8 माइक्रोमीटर. ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 to 8 माइक्रोमीटर होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इसके नंबर की. अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा कहाँ ज्यादा होगा? ये मेनली उन सेल्स में ज्यादा होता है जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें पता है इसका बेसिक फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन का. पावर हाउस कहलाते हैं सेल का. तो इसका जो नंबर है, मेनली जो इसके नंबर की मैं बात कर रही हूँ, एक एवरेज मान के चले एक सेल के अंदर, तो इसका नंबर कितना होता है बेटा? इट इज अराउंड 10,000 to 16,000 इन नंबर. ये हम बात कर रहे हैं एवरेज सेल के अंदर. ठीक है, हो सकता है कि कुछ सेल्स में जहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहाँ ज्यादा भी हो. ठीक है, और मैं बात करूँ अगर अमीबा की, एक अमीबा है बेटा, इन अमीबा काउस अमीबा है, इसके अंदर अराउंड बेटा 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट. ठीक है, तो मेनली जो आपके नंबर की बात कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल. ठीक है, और एनिमल सेल में भी जो आपके बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती है, उनमें मैक्सिमम नंबर होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का. ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे उसके साइज की बात हो गई, नंबर की बात हो गई. अब आपको उसका मेन फंक्शन तो बेटा पता ही है, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. सेल के अंदर जो पावर हाउस है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है. तो एनर्जी जो बन रही है, जो स्टोर हो रही है एटीपी की फॉर्म में, वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो इसकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, ये किस तरह का दिखाई देता है बेटा? इट इज लाइक स्फेरिकल होता है. कुछ केस में रिबन शेप भी होता है, फिलामेंटस भी होता है. तो मैं कह सकती हूँ थ्रेड लाइक.
ठीक है। सो आउटसाइड जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनसाइड दिस अ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, उसको क्या कह रहे हैं हम, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, इस तरह के कर्व्स प्रेजेंट है, इन कर्व्स को हम कहते हैं बेटा क्रिस्टी, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं कि ये किससे बनी होती है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है और लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। सेम है, इनर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स और लिपिड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जो इसकी कंसंट्रेशन है आउटर मेम्ब्रेन में बेटा 60% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जो आपका लिपिड है दैट इज 40%, बट इन केस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इट इज 80% प्रोटीन प्लस 20% लिपिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ जो लिपिड प्रेजेंट है बेटा दैट इज फॉस्फेटाइल कोलिन, फॉस्फेटाइल कोलिन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जो लिपिड है बेटा दैट इज डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, समझ में आ रहा है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड दोनों प्रेजेंट है, बट इनका जो रेशियो होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन का और लिपिड्स का वो डिफर करता है, ठीक है। अदर देन दैट बेटा जो इनर मेम्ब्रेन है उनमें प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे चैनल्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन। हम बात कर रहे थे क्रिस्टी की, तो ये जो क्रिस्टी दिख रही है बेटा आपको, ये जो इनर फोल्डिंग्स दिख रही है, इसमें आप देख रहे हो रेड कलर के आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज ऑक्सीजोम्स, इनको क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीजोम, ठीक है। ऑक्सीजोम्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये वाला जो पार्ट होता है बेटा दैट इज हेड पार्ट ऑफ ऑक्सीजोम, इट इज आल्सो नोन एज F1 पार्टिकल, F1 को हेड भी कहते हैं, F1 पार्टिकल भी कह देते हैं इसको, और जो नीचे वाला पार्ट है दिस स्टॉक, दिस इज नोन एज स्टॉक, और ये कहलाता है बेटा बेस, ठीक है। तो जो स्टॉक वाला पार्ट है इट इज नोन एज F नोड पार्टिकल, इसको F नोड कहा जाता है, समझ में आ गई बात। ये हमने क्रिस्टी का स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्रिस्टी किसमें हेल्प करती है बेटा, इट हेल्प्स इन फॉस्फोराइलेशन, एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस में हेल्प कर रही है ये, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मूवमेंट होता है किसका, प्रोटॉन आयंस का, जो प्रोटॉन है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो ये एटीपी पंप की तरह एक्ट करती है और एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है विद द हेल्प ऑफ एडीपी, ठीक है। तो इन ऑक्सीजोम्स का फंक्शन समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वाला पार्ट होता है बेटा दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, इसको हम क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये पूरे इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है वो क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। इसके जस्ट बाहर वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज साइटोसोल, साइटोसोल कहला रहा है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो आप
साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जो अंदर वाला फेस है इसका दैट इज नोन एज एम फेस। मैं बात कर रही हूँ बेटा इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन के ही दो फेस है, जो अंदर मैट्रिक्स की तरफ है वो एम फेस कहलाता है, और जो बाहर की तरफ है इधर वाला जो फेस है दैट इज नोन एज सी फेस और साइटोसोल फेस। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो जो एम फेस है अंदर प्रेजेंट है वो मैट्रिक्स फेस है। उसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है उसके अंदर बेटा आपके जो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आपको अच्छे से पता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह से देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, राइबोसोम्स चाहिए उसमें, ठीक है, हमारा डीएनए चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट। इसके अलावा बेटा इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए के लिए, आरएनए बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, वो भी इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसकी जो थिकनेस होती है बेटा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की, इट इज अराउंड 80 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक। ठीक है, और इन मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है, थिकनेस ऑफ योर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर मैमेलियन जो सेल है बेटा, उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम। जो इसके अंदर अगर मैं देखिए नॉर्मल में कह रही हूँ कि जैसे प्रोकैरियोट्स में हमारा 70S मिलता है, प्रोकैरियोट्स में जो 70S मिलता है, नॉर्मल जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी 70S मिलता है राइबोसोम, बट लेकिन जो हमारा मैमेलियन सेल है, मैमल्स के अंदर जो सेल होते हैं बेटा वो 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, और इसका अगर मैं सब यूनिट्स की बात करूं दैट इज 35S एंड 45S। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, इसकी सब यूनिट्स हो गई। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर की। कुछ और चीजें हैं इसके स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ जो राइबोसोम्स हैं इसके, प्लस हमारे जो अदर हमें फैक्टर्स चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। एक इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कुछ साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। तो वो जो साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो इसके बेटा इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। और इसी के थ्रू फिर क्या हो रहा है, जो आपके एटीपी सिंथेसिस है वो इन क्रिस्टी के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अगर मैं इसके आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर देती हूँ बेटा, तो ये क्या कहलाएगा, माइटोप्लास्ट। इफ
ग्वानिन एंड साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन क्या है बेटा, हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, तो मेनली ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं इसके डीएनए के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल इट्स अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके फंक्शन के बारे में। अब देखिए इसके फंक्शन की बात करते हैं बेटा। तो पहला फंक्शन जो है इसका आपको अच्छे से पता है, इट हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसके मैट्रिक्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, दे हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अदर देन दैट इसका और फंक्शन क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन जो आपका वाइटेलोजेनेसिस है, वाइटेलोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है, जो आपकी oocyte होती है, एक्सेल होता है, एक्सेल का जो मेम्ब्रेन बना हुआ है उसके मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन जो है इसका बेटा दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो मदर से, पेरेंट्स से जो जीन जा रहे हैं बच्चों में, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल होता है। आपको अच्छे से पता है कि मदर का ही साइटोप्लाज्म आगे जाता है बच्चे में, तो साइटोप्लाज्म जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स फर्दर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनमें भी ये क्या करता है, फंक्शन करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अदर देन दैट अगर मैं इसके और फंक्शंस की बात करूं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के और फंक्शन की अगर बात कर रही हूं तो एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, वाइटेलोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हो गए। इसके अलावा बेटा इसका अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं, अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। ठीक है, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, ये बनता कैसे है, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरी दी गई थी, दैट वाज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या थी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये था बेटा कि जो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डीएनए है, इसका जो राइबोसोम है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से बहुत सिमिलर है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है। ठीक है, अगर जैसे राइबोसोम की बात करूं तो मैंने अभी बताया 70s राइबोसोम होता है, इसका डीएनए सर्कुलर होता है, तो सेम इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि भाई जो ये बैक्टीरिया, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्रोकैरियोट से ही डिराइव हुआ है। कौन से बैक्टीरिया से, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे थे जिन्होंने इन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया था। ठीक है, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे थे जिन्होंने इन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया था, और इन बैक्टीरिया को एनगल्फ करने की वजह से उनकी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया कैसे बेटा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, जब यूकैरियोटिक सेल ने इनको एनगल्फ कर लिया, किसी बड़े सेल ने इस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को जब एनगल्फ कर लिया, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ही लेटर ऑन डेवलप हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू दिस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडो का मतलब होता है बेटा विद इन द सेल। ठीक है, सिम मतलब साथ साथ रहना, तो ये पर्पल सल्फर और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया साथ साथ, यूकैरियोटिक सेल साथ साथ रहने लगे, और लेटर ऑन दिस पर्पल सल्फर
गया डेवलप इनटू, किसमें डेवलप हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये हो गई इसके ओरिजिन की बात। दूसरी चीज हमारे पास क्या